नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। और हम टाइम्स ऑफ स्वराज में आज बात कर रहे हैं विपक्षी दलों की बैठक की। जी हाँ, आज बेंगलुरु में विपक्षी दल की बैठक के पूर्व संध्या पे पार्टी दिया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से। उसमें सोनिया गांधी भी रहेंगी और जो जिस तरीके की खबरें चल रही थी उस खबर पर कांग्रेस ने विराम लगा दिया कि सभी लोग आ रहे हैं। 30 दल के लोग इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और बैठक को लेकर ये कहा जा रहा है कि कन्वेनर, संयोजक और चेयरपर्सन कौन होगा उस पर इस बैठक में सहमति बन के घोषणा हो सकती है। क्योंकि पहले फेज की बैठक में, पहला दौर की जो बैठक पटना में हुई थी, उस बैठक में ये सहमति बन गई थी कि हम लोग पहले 1-to-1 सीट को लेकर पहले बातचीत करें कि कहाँ तक वो बातचीत चलेगी। देखिए, विपक्षी एकता को लेकर जो बैठक चल रही है उसकी खूबसूरती या यूँ कहे कि जो एक अलग चीज़ देखने को मिल रही है कि हर जो व्यक्ति है या जो पार्टी है अपने अपने तरीके से एफर्ट लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि कैसे हम एक मोदी के अगेंस्ट एक मजबूत गठबंधन को खड़ा कर सकें। कल तक आपको लेकर संशय बना हुआ था। कांग्रेस शनिवार को भी निर्णय नहीं ले पाई थी कि हम उसमें जो अध्यादेश है उसको लेकर हमारी रणनीति क्या होगी। तो जानकारी मिली कि ममता बनर्जी खुद खड़गे साहब से बात किए, नीतीश कुमार खुद खड़गे साहब से बात किए और उसके बाद घोषणा हुई। और घोषणा के चंद मिनट के बाद ही आप पार्टी ने कह दिया कि हम शामिल होंगे, हम स्वागत करते हैं। केजरीवाल से भी लगातार इन लोग ये दोनों टच में थे। एक इस तरीके का भी प्लेटफॉर्म पर चल रहा है कि नीतीश और ममता बनर्जी अलग तरीके का एफर्ट लगा रही है कि कोई गठबंधन के बीच में कुछ इस तरीके की बातें ना हो। जैसे जयंत चौधरी पिछली बैठक में वो नहीं आए थे, वो अखिलेश को लेकर सहज नहीं थे। कांग्रेस खुद पहल की और कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी भी उनसे बात की जयंत से। जयंत चौधरी आज ही पहुँच रहे हैं, स्टालिन पहुँच चुके हैं, पूरी तैयारी हो चुका है। जिस होटल में इन लोगों को ठहराया गया है उसी होटल के रिसोर्ट में कल बैठक होगी और सुरक्षा के साथ साथ तमाम तरह के प्रबंध वहाँ पे किया गया है। एक ही कैंपस में सारी चीज़ें हैं। जो भी नेता आएंगे जब उस कैंपस में प्रवेश कर जाएंगे उसके बाद फिर बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। कल जो बैठक भी होगी अंदर ही होगी। फिर मीडिया ब्रीफिंग में ही चीज़ें बाहर आएंगी कि क्या बातचीत हुई। कोई तस्वीर वहाँ के IPRD के द्वारा जारी होगी, तभी लोगों को मालूम हो पाएगा कि बैठक शुरू हुई या क्या हुआ। इस तरीके की व्यवस्था उस होटल में है। लगभग आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर की परिधि में वो रिसोर्ट और होटल है जहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और लोगों के मतलब नेताओं के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। स्टालिन पहुँच गए हैं, जयंत चौधरी पहुँच गए हैं, आज नीतीश कुमार और तेजस्वी लालू यादव सारे लोग मतलब आज शाम तक अधिकांश लोग पहुंच जाएंगे। कल शरद पवार पहुंचेंगे। यहाँ बिहार वाले मीटिंग में भी शरद पवार दूसरे दिन, जिस दिन मीटिंग थी उसी दिन वो आए थे, तो शरद पवार कल पहुंचेंगे। और आज सबसे बड़ी बात है कि एक साथ एक जगह बैठ के जब वो लगातार बातचीत 1-to-1 बातचीत होगी तो उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर जो असहमति दिख रहा है वो असहमति दूर होगा। क्योंकि जिस तरीके का प्रबंध किया गया है, पटना वाली स्थिति नहीं कि अलग अलग जगहों पर सब लोगों को ठहराया गया है, ऐसा नहीं है। एक ही जगह सब लोगों को ठहराया गया है और उस कैंपस में, उस परिधि में कोई दूसरे गेस्ट का या किसी का भी प्रवेश उसमें नहीं है। मतलब खुलकर चर्चा हो सकती है। 24 घंटे तक सब लोग साथ में रहेंगे, साथ नाश्ता करेंगे, साथ डिनर करेंगे, खुलकर चर्चा होगी। और खबर ये भी आ रही है कि शरद पवार को सोनिया गांधी चेयरपर्सन बनने के बजाय शरद पवार को वो चाह रही है कि चेयरपर्सन बने और चेयरपर्सन शरद पवार बने और ममता और नीतीश कुमार में कोई एक कन्वेनर बने। क्योंकि जो कन्वेनर बनेंगे उनको जिस तरीके से अभी तक चीज़ें रही हैं, जिस राजनीतिक रही है, वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कमोबेश नहीं होते हैं, उनकी भूमिका बदल जाती है। तो अगर नीतीश कुमार कन्वेनर नहीं बनते हैं, ममता बनर्जी कन्वेनर बन जाती है, तो तय मानिए कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के चेहरे हो सकते हैं। इस स्तर पर बातचीत चल रही है। लेकिन इन सब से इतर जो खड़गे साहब ने जो कहा है, मोदी पर जो उन्होंने चुटकी ली है कि कह तो रहे थे कि विपक्ष को हम अकेले पछाड़ देंगे, लेकिन आज उन्हें मेरे साथ दिल्ली में
अन्य पार्टियों के साथ भी बैठक करनी पड़ रही है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं खड़गे साहब। मोदी साहब ने तो ये बोला था पार्लियामेंट में, सभी अपोजिशन को मैं अकेला ही भारी पड़ता हूँ। जब अकेला ही भारी पड़ता है फिर छोटे मोटे सबको लेके 30 क्यों गिन रहे, और 30 कौन से पार्टी है तो बताए, तो हम भी इलेक्शन कमीशन से लिस्ट मंगवाएंगे और बोलेंगे। अब हमारे पास जो 24-26 लोग जो भी आते हैं वो हम पार्लियामेंट में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, मिलके भी रहते हैं, उनके 30 लोग कहाँ मिले थे मुझे तो मालूम। तो सुना खड़गे साहब क्या कह रहे हैं। लेकिन इन सब से इतर जो बड़ी बात है इस पूरी बैठक में, एक एक बिंदु पर अलग अलग तरीके से बातचीत हो रही है और हर पॉलिटिकल पार्टी का चीफ इस तरीके से काम कर रहा है जैसे मेरी ही बेटी की शादी हो। ये चीज़ें दिख रही है, ये कोऑर्डिनेशन विपक्ष के एकजुट होने को लेकर जो चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी मतभिन्नता होने के बावजूद भी जिस तरीके से ममता बनर्जी पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस और सीपीएम के गठबंधन को लेकर एक अलग तरीके का उनका सुर था, लेकिन राष्ट्रीय फलक पर देख लीजिए कि किस तरीके से बातचीत हो रही है। जो कहा जा रहा है कि जिन एजेंडों पर बातचीत हो सकती है उसमें आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी बातचीत होगी कि भाई राष्ट्रीय स्तर पर हम गठबंधन कर रहे हैं और राज्य स्तर पर चुनाव में हम आपस में लड़ते रहेंगे, तो उसका मतलब क्या होगा, हम लोग मजबूती से फाइट करें। तो ये इस बिंदु पर बातचीत हो सकती है। कन्वेनर और चेयरपर्सन कौन हो सकते हैं, इस पर बातचीत हो सकती है। और लगभग वो तमाम सीटें अब जो फार्मूला ममता बनर्जी दे रही थी कि जहां पहले पोजीशन पर जो रहा है, दूसरे पोजीशन पर जो रहा है, वो उस तरीके से सीटें अपना तय कर ले और वहां वो चुनाव लड़े और जो क्षेत्रीय छत्रप है उनको फिर हैंड दे। लेकिन अखिलेश और अब ममता बनर्जी भी इस सच्चाई को समझ गए हैं कि कांग्रेस के बगैर या कांग्रेस को सम्मानजनक सीट दिए बगैर गठबंधन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय फलक पर राहुल ने एक ऐसी छवि बनाई है जिस छवि के सहारे ही हम मोदी को पटकनी दे सकते हैं। जरा सुनिए इस मामले में प्रशांत किशोर। देखिए प्रशांत किशोर अपने खुद चुनावी राजनीति में कितना सफल होंगे कहना मुश्किल है, लेकिन राजनीति को वो भी समझते हैं और वो उनका आधार पॉलिटिकल नहीं रहता है, उनका आधार एक अपना जो आंकड़ा डाटा है, डाटा बेस आधार रहता है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल उनके समझदारी अध्ययन रहता है, अध्ययन है भी उनका कि जीत हार कैसे बदलता है, उसमें नैरेटिव कितने दूर तक नैरेटिव का स्थान रहता है। तो जरा सुनिए, बहुत ही अचूक तरीके से प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कही है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर। देश के स्तर पर राजनीति में क्या हो रहा है, विपक्ष वाले क्या कर रहे हैं, भाजपा क्या कर रही है, ये मेरा सरोकार का विषय नहीं है। सामान्य नागरिक के तौर पर जैसे आप सुन रहे हैं वैसे हम भी सुन रहे हैं, लेकिन इस पर जो मैंने पहले कहा है वो आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। विपक्षी एकता सिर्फ दलों के नेताओं के एक साथ बैठ जाने से उसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव जनमानस पर नहीं पड़ेगा। वो प्रभाव तब पड़ेगा जब विपक्षी एकता नेताओं और दलों के साथ साथ मन का भी मेल हो, नैरेटिव भी हो। मैं चेहरे की बात नहीं कर रहा हूं, जनता का कोई मुद्दा भी हो, नैरेटिव भी हो, ग्राउंड पर काम करने वाले वर्कर भी हो और उस समर्थन को, जनता की भावना को वोट में कन्वर्ट कराया जाए। कई लोगों को ऐसा लगता है कि 77 में सारे विपक्षी दल एक साथ आकर उन्होंने इंदिरा गांधी को हरा दिया। उनकी बहुत बड़ी बेवकूफी है। 77 में दलों के एक होने से इंदिरा गांधी नहीं हारी। 77 में इमरजेंसी बहुत बड़ा मुद्दा भी था, जेपी का आंदोलन भी था। अगर वो इमरजेंसी नहीं होता, अगर जेपी का आंदोलन नहीं होता, तो सारे दल अगर एक साथ आ जाते तो उससे इंदिरा गांधी थोड़ी ना हार जाती। हमने बाद में हम लोगों ने 1989 में बीपी सिंह के भी नेतृत्व में देखा, सारे दल एक होकर उन्होंने राजीव गांधी की सरकार को, कांग्रेस सरकार को हराया। लेकिन दल तो बाद में एक हुए। पहले बोफोर्स मुद्दा बना, बोफोर्स के नाम पर पूरे देश में आंदोलन हुआ, लोगों की जनभावना उससे जुड़ी। तो जब तक आप वो नैरेटिव नहीं लाते, तो मान लीजिए कि नीतीश कुमार कलकत्ता में अगर बैठ जाएं, तो उससे कलकत्ता में या वेस्ट बंगाल में रहने वाले लोगों की जनभावना पर क्या असर पड़ेगा। अगर ममता बनर्जी आज समस्तीपुर में आ जाए, तो समस्तीपुर की जनता का जो विषय है
इनको इससे क्या मतलब है कि यहां स्टालिन आकर बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी बोल रही हैं। तो विपक्षी एकता लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, हो रही है, अच्छी बात है, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। लेकिन इसमें सफलता जो मेरी समझ है, जो भी छोटी मोटी मेरी समझ है, इसमें चुनावी सफलता तभी मिलेगी जब इन दलों के पास एकाएक कोई प्रोग्राम हो जिसको लेकर वो जनता के बीच में जाए, जनता का समर्थन मिले, तभी उसका परिणाम आपको चुनावी रिजल्ट में दिखेगा। वरना 2019 में भी सारे दल एक साथ हुए थे। तो आपने सुना विपक्षी एकता की इस बैठक को लेकर प्रशांत किशोर का क्या कहना है कि जब तक आप नैरेटिव सेट नहीं करिएगा, 77 में आपातकाल था, 89 में बोफोर्स कांड था, इस बार क्या नैरेटिव है? बिना नैरेटिव लिए हुए आप कैसे चुनावी मैदान में जा सकते हैं? तो जैसे ही नैरेटिव की बात होगी तो राहुल सामने होगा, क्योंकि राहुल ही एक ऐसा चेहरा है जो राष्ट्रीय फलक पर एक खास तरीके का नैरेटिव सेट कर सकता है, जो नैरेटिव है कि लोकतांत्रिक संस्थानों को मोदी ध्वस्त कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ मोदी दोयम दर्जा का व्यवहार कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं मोदी। ये तभी हो सकता है जब इस नैरेटिव के साथ राहुल खड़ा रहे। और यही वजह है कि अखिलेश लाख चाहने के बावजूद भी अब वो अंदर खाने में ये चलने लगी है कि वहाँ भी हम कांग्रेस को सम्मानजनक सीट दें। बिहार में सम्मानजनक सीट की तो पहले से ही बातचीत है कि सम्मानजनक सीट उन्हें दी जाएगी। अब बंगाल में भी ये दबाव बनने लगा है कि कांग्रेस को सम्मानजनक सीट दी जाए, तभी राष्ट्रीय फलक पर इस गठबंधन का कोई मतलब रह पाएगा और हम तभी जो वोटर विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट करती है, वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बीजेपी के खिलाफ तभी वोट कर सकता है जो कोई नेशनल नैरेटिव के साथ तमाम विपक्षी पार्टी एक मंच पर दिखे। और ऐसे में राहुल की महत्ता इसलिए बढ़ी है। अब देखिए इस बैठक में क्या निर्णय होता है, क्योंकि इतना तय है कि जो जिस तरीके से विपक्षी एकता के तमाम घटक दल अपने तरीके से एफर्ट कर रहे हैं, जो केजरीवाल बात करने को तैयार नहीं थे, कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में 3 सीट देने को कांग्रेस को तैयार हो गया। वो पंजाब में वो सीट देने को तैयार है कि पंजाब में हम लोग 50-50 पर लड़ रहे हैं, इस तरीके की बातें आने लगी है। तो आप समझ सकते हैं कि केजरीवाल भी इस बात को समझ रहे हैं कि नेशनल नैरेटिव जब तक नहीं होगा तब तक हम मोदी को परास्त नहीं कर सकते। अब देखना यह है कि कल के बैठक में क्या बातें सामने आती हैं, क्योंकि ये दूसरी बैठक है और जो खबर आ रही है कि अब हर महीने विपक्षी पार्टियां किसी न किसी कार्यक्रम के सहारे मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में कल के बाद से जुट जाएंगे कि एक नेशनल इशूज के साथ पूरे देश स्तर पर कैसे मोदी की घेराबंदी की जाए, इसको लेकर भी रणनीति बनेगी। अब देखना यह है कि ये तमाम चीज़ें जो कही जा रही है वो मूर्त रूप कैसे लेता है, और अगर मूर्त रूप लेता है तो फिर बीजेपी के सेहत पर क्या उसका प्रभाव पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है, विपक्षी एकता की बैठक ने मोदी को चिंतित जरूर कर दिया है, और अगर वो चिंतित नहीं होते तो एनडीए की बैठक नहीं होती।